गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3 का सॉल्यूशंस देखेंगे, द दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री का। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इस लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इजी में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पेज नंबर 43 से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली की कैपिटल किसको ने बनाई? तो अंगपाल जो थे, तोमूर वंश के जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये दिल्ली को इस्टेब्लिश करा एज ए कैपिटल। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज क्या थी? ठीक है ना, तो कौन सी थी लैंग्वेज? पर्शियन या फारसी जिसे मैं बोलूँगा। तो पर्शियन लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच रीजन डिड द सल्तनत रीच इन द फर्दर एक्सटेंट। ठीक है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो यहाँ पर किसके शासन के दौरान सबसे अधिक सल्तनत का विस्तार हुआ? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे में बोला जाएगा MBT। क्या बोला जाएगा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इबन बतूता ट्रेवलर टू द इंडिया। इंडिया में जो था इबन बतूता कहाँ से आया था, किस कंट्री से आया था? तो वो था मोरक्को से। कहाँ से था? मोरक्को से। मोरक्को से इबन बतूता आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हम फिर से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर है 44 पे। ठीक है ना, अपन को क्या बताना है? सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब जिसे मैं बोलूँ न्याय चक्र के बारे में हमें बताना है कि आखिरकार कैसे ये जो था सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का भी ध्यान रखना क्यों जरूरी रहा। तो इसको हम देखेंगे। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय चक्र अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि राजा का काम जो था सैनिकों के बिना नहीं हो सकता था, और सैनिकों का काम जो था वेतन के बिना नहीं हो सकता था, या वो वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। तो क्या होता था, और ये जो वेतन होता था वो कहाँ से आता था? वो आता था रेवेन्यू से। कहाँ से आता था? वो रेवेन्यू से। ठीक है, किससे रेवेन्यू वसूल करा जाता था? तो वेतन आता था किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, यानी कि रेवेन्यू से। ठीक है ना, जो कि किसानों से लिया जाता था। लेकिन ये जो रेवेन्यू था, और ये जो रेवेन्यू था, वो किसान भी तो राजस्व तभी चुका पाएगा जब वो खुशहाल हो। ठीक है, क्या हो? खुशहाल हो और प्रसन्न हो, तभी तो वो रेवेन्यू दे पाएगा। तो ये एक प्रकार से सर्कल होती थी कि राजा डिपेंडेबल किस पे हो गया? सैनिकों पे। सैनिक डिपेंडेबल हो गए किसानों पे, और किसानों से भी किससे? राजस्व से। और किसान कैसे राजस्व दे पाएंगे? जब किसान खुश होंगे या प्रसन्न होंगे। तो ऐसा तभी होगा जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। किस प्रशासन को बढ़ावा दे? न्याय और प्रशासनिक जो कार्य हैं उसको ईमानदारी से वो बढ़ावा दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। ठीक है, जो सल्तनत की जो अंदरूनी और बाहरी अपन को बाउंड्रीज थी उनके बारे में हमें बताना है। तो इंटरनल अगर फ्रंटियर देखेंगे आप, तो वो क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से अंदरूनी, या जिसे मैं बोलूँ क्या? हिंटरलैंड। क्या बोलूँगा? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या हो जाएगा? अंतः क्षेत्र। क्या बोल देंगे उसको? अंतः क्षेत्र। ठीक है, हिंटरलैंड। अब गैरिसन वर्ड भी आ रहा है, तो पहले मैं आपको गैरिसन बता दूं, क्योंकि गैरिसन से क्या होगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कई बार गैरिसन जो होंगे शहर का बात होगी, या शहर के बारे में बताया जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ गैरिसन्स क्या होंगे। गैरिसन्स टाउन्स उसे कहेंगे एक प्रकार से किलेबंद बसाव, या किलेबंद जहाँ पर सेना रहती थी, जहाँ पर क्या हो? सैनिक रहते थे, उसे बोला जाता था गैरिसन टाउन। क्या बोला जाता था? उसे गैरिसन टाउन किया जाता था। ठीक है, तो क्या होता था, इंटरनल जो शहर थे या बंदरगाह थे के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। इंटरनल किसे बोलेंगे? जो आसपास के जो इलाके थे,
ठीक है ना। जो शहर थे वो वस्तुओं सेवाओं का क्या करते थे, वो एक प्रकार से पूर्ति करते थे, क्या करते थे, पूर्ति करते थे। ऐसे ही आप देखेंगे गंगा और यमुना के दो आप, गंगा और यमुना के दो आप क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल गैरिसन टाउन हो जाएंगे। और गंगा यमुना के दो आप, इसमें क्या करा था कि जंगलों को साफ करवा कर, कटवा कर, ठीक है ना, आगे वाले क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा गया है। तो क्या होगा, जंगलों को कटवा कर क्या करेंगे, शिकारी और चरवाहा को ये खदेड़ दिया जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे, इनको भगा देंगे और वहाँ की जो ज़मीन थी वो किसानों को दे देंगे। अब किसान को क्यों दे देंगे, क्यों, क्योंकि किसानों से टैक्सेस वसूल आएगा, और टैक्सेस आएगा तो वो किसके रूप में मिलेगा, सैनिकों को वेतन के रूप में मिलेगा। सैनिकों को वेतन मिलेगा तो राजा को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, सैनिकों को, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी देखा हमने, किसमें, सर्कल ऑफ जस्टिस ऑफ सर्कल्स में अपन ने, या सर्कल ऑफ जस्टिस में, ये आप देख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चंस यहाँ पर देखा था सर्कल ऑफ जस्टिस में। तो वैसी पूर्ति होगी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल। और एक्सटर्नल ऑब्वियसली बात है, जो बाहरी सल्तनत या दूर जो सल्तनत के होते थे शहर, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है ना, एरिया ऑफ द साउथर्न इंडियन, जो साउथर्न इंडिया जो दिल्ली से जो दूर पड़ते थे एरिया, विच इज़ द अवे फ्रॉम द दिल्ली, जो कि दिल्ली से दूर का जो एरियाज होता था, साउथ रीजन वाला जो साउथ इंडिया जिसे बोला जाता था, वो होते थे एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो मुक्तीज होते थे, परफॉर्म दियर ड्यूटीज़, जो इनका जो मुक्ति का जो कर्तव्य पालन करते थे, ठीक है ना, ये जो थी चीज़ें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। व्हाट डू यू थिंक दे मे हैव बी वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ द सल्तनत, ठीक है, कौन कौन से आखिरकार ये जो इनके कर्तव्य थे मुक्तिज़ों के, ठीक है ना, उनको पालन करने के लिए आप कैसे पालन करें या सुनिश्चित हम कैसे करेंगे, तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये मुक्तिज़ क्या होते थे। क्या करें, आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं चैप्टर वाइज, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने की या चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पता ही चल जाएगा आखिरकार क्या होते थे। लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मुक्ति किसे कहते थे, या इक्ता जिसे मैं बोलूँगा, इक्ता क्या होता था, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। तो पहले क्या होता था कि जो सुल्तान होता था, अब वो हर जगह तो रहता नहीं था, तो क्या होता था, जैसे खिलजी हो गए, तुगलक शासक हो गए, ये भी क्या करेंगे, सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके, ठीक है ना, एरिया जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, आकार के इलाके जो थे सूबेदार के रूप में नियुक्त कर देंगे, क्या कर देंगे, सूबेदार के रूप में नियुक्त कर देंगे। और ये जो इलाके रहेंगे वो जो इलाके थे उनको क्या कहा जाएगा, उन्हें मुक्ति या इक्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इक्ता कहेंगे। और ये जो संभालेंगे, जो अधिकारी संभालेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको मुक्ति कहेंगे या इक्तेदार कहेंगे, ठीक है ना, जिसके अंडर होगा वो एरिया, उसको मुक्तीज बोलेंगे या क्या कहेंगे, इक्तेदार कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो मुक्ति के काम होते थे वो क्या करते थे, या मुक्ति का फर्ज क्या होता था। तो सबसे पहला फर्ज क्या होता था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व, मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, और क्या करना है, कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना है, बनाए रखना है। ये इक्तास की सबसे पहली ड्यूटी होती थी या फर्ज होता था इक्तास की। सेकंड चीज़ क्या होती थी, देयर ऑफिस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल्स मतलब क्या कह रहे हैं वो, ये जो इनकी जो अधिकारियों की जो पोस्टिंग होनी चाहिए या पोस्टिंग होती थी, वो क्या हो, वंश या परंपरा से ना चले, क्या हो, नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है, वंश परंपरागत ना चले। थर्ड क्या बोल रहा है कि दे वर असाइंड इक्ताज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो क्या करेंगे, उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए भी जो रहेगा इक्ता दिया जाएंगे या ज़मींदारी दी जाएगी, आगे चल के वो ज़मींदारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, कुछ समय के लिए या थोड़े दिनों के लिए ही उसको इक्ता प्रोवाइड करवाएंगे, ज़्यादा समय के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो हो सका कि वहाँ पे करप्शन हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उसको देंगे और फिर वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, कुछ समय बाद उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या होगा कि इक्तेदारी क्या करेंगे कि मुक्ति जो बोल दूँ या इक्तेदार जो लोग रहेंगे उनके द्वारा क्या एकत्रित किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्या, रेवेन्यू कलेक्टेड किया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार बार।
तो क्या करा जाएगा, रेवेन्यू की भारी रकम जो थी उस अब कलेक्ट करेगा, तो अब उससे क्या करना पड़ेगा, हमें हिसाब लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिसाब। तो अब वो जो हिसाब लेंगे, अब उसके लिए क्या करेगा, एक अधिकारी नियुक्त कर देंगे जिसे बोला जाएगा राजस्व लेखा अधिकारी। हिसाब लेने के लिए क्या करेंगे, राज्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो मुक्ति होते थे कुछ संख्या के आधार पर ही वहां पर कितने आखिरकार सैनिकों की आवश्यकता होती थी, ये भी तय कौन करेगा, मुक्ति तय करेंगे या इकतास जो थे वो तय करेंगे कि हमें कितने रेवेन्यू लेना है और कितने जो है सैनिकों को अपॉइंटमेंट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये जो मंगोलीज आक्रमण हुए थे या मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे उस पर दिल्ली सल्तनतों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमको आंसर देखना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट से पहले द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत राइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज। अब मंगोलीज क्या थे, मंगोलीज आपको पता है कि बड़े खूंखार व्यक्ति थे। ठीक है, वो आते थे इंडिया में, आक्रमण करते थे और लूटपाट के चले जाते थे। अब इसके डर की वजह से दिल्ली के सल्तनत क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, धीरे धीरे ये आर्मी को बड़ा करेंगे। ठीक है ना, बड़ी संख्या में आर्मी रखने लग जाएंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी जो रहेगा, क्या रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करेगा, गैरिसन जो टाउन्स रहेंगे। अब गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप वहाँ से जाके पोस्ट करके 2 मिनट आप रिव्यू करें, फिर से देखें आप वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा गैरिसन टाउन क्या होगा। तो गैरिसन जो टाउन थे, कौन, अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, कंस्ट्रक्टेड द न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी। वो अलाउद्दीन क्या नाम रख देगा, उसका सिरी नाम रख देगा। वहीं आप देखेंगे MBT को, शॉर्ट फॉर्म जिसे मैं बोल दूं, या मोहम्मद बिन तुगलक को आप देख लेंगे, वो क्या करेगा, वो क्या बनाएगा, वो गैरिसन बनाएगा, सोल्जर्स को क्या बनाएगा, गैरिसन टाउन बनाएगा उनको रहने के लिए। जबकि वहीं अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, उसमें सिरी बनाएगा। थर्ड यदि अब हम देखेंगे, थर्ड में क्या करेंगे कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, कौन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करेगा कि सोल्जरों को लिए, ठीक है ना, वो क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी सोल्जरों को खिलाने या पालने के लिए वो क्या करेगा, गंगा यमुना के जो 2 आपके जो जंगल थे वो खाली करवा के वो एज ए किस में कन्वर्ट कर देगा, वो खेती में कन्वर्ट कर देगा और किसानों को दे देगा, जिससे क्या प्राप्त होगा, उसको टैक्सेस प्राप्त होंगे और फिर वहाँ से क्या होंगे, वो सैलरी जो थी उस रूप में सैनिकों को दे देंगे। वहीं क्या करेगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक, वो टैक्सेस बढ़ा देगा, किस पे, किसानों पे। क्या कर देगा, टैक्सेस इम्प्रूव्ड कर देगा, वो किसानों पे टैक्सेस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। फोर्थ अब हम देखेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे कि अलाउद्दीन जो खिलजी रहेगा वो क्या करेगा, एज ए कैश देना जो था वो चालू कर देगा। जो एकता प्रणाली चली आ रही थी उसको बंद करके वो क्या करना चालू कर देगा, कैश देना चालू कर देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या करेगा आने वाले दिनों में, वो भी जो था कैश देना चालू कर देगा सोल्जरों को, जो तनख्वाह होती थी। जो एकता प्रणाली आ रही थी वो बंद कर देगा। एकता प्रणाली जो टैक्सेस रिवेन्यू अपन कर रहे थे, अब एकता प्रणाली क्या थी ये मैंने आपको पहले समझा दिया, आप जाकर पहले वो देख लें। ठीक है, तो एकता प्रणाली क्या करेंगे कि जगह वो क्या देने लग जाएंगे, कैश देने लग जाएंगे उनको, पैसे सोल्जर्स को। अब फिफ्थ अब हम देखेंगे, फिफ्थ में क्या हो जाएगा कि अलाउद्दीन ने इतने सारे प्रशासनिक जो काम करे थे वो तो सफल रहेंगे, वहीं जो MBT काम करेगा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चैलेंजेस रहेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंजेस रहेंगे MBT में विफल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, डू यू थिंक द ऑथर ऑफ तवारीख के जो लेखक होते थे वो क्या आम जनता के बारे में या इन्फॉर्मेशन देते थे क्या, ठीक है ना, ऑर्डिनरी मैन वुमेन या जो आम इंसान होते थे उनके बारे में कोई जानकारी देते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। तो तवारीख क्या होते थे पहले हम वो देख लें। पहली बात तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बट आई डोंट थिंक द ऑथर ऑफ तवारीख क्या होते थे पहले वो हम देख लें। तो तवारीख क्या होते थे, ये लेखक होते थे। क्या होते थे, लेखक होते थे, सचिव होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, कवि होते थे या दरबारी होते थे। ठीक है, और ये जो थे ये वेल एजुकेटेड पर्सन होते थे। क्या होते थे ये तवारीख, वेल एजुकेटेड पर्सन होते थे, जो कोई भी घटनाओं का एक प्रकार से वर्णन करते थे। क्या करते थे ये, एक घटना से या घटनाओं का वर्णन करते थे। ये क्या करते थे, और तवारीख शासन को एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी भी सलाह देते थे, एडवाइज़र भी देते थे। एडमिनिस्ट्रेटर संबंधी जो तवारीख थे ये लोग सलाह भी देते थे शासन को कि ऐसा ऐसा काम करना चाहिए या होना चाहिए।
तो ये हो क्या करते थे एक्चुअली में, ये तवारीख के बारे में कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं तो इनके बारे में 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है एज ए आपके बुक में भी। तो कुछ ध्यानपूर्वक बातें, पहली तो क्या हो जाएगी कि ये जो तवारीख लोग रहते थे वो अधिकतर होते थे शहरों में होते थे, शायद ही कभी कभार जो होंगे वो गांव में रहते होंगे, लेकिन अधिकतर जो तवारीख थे वो शहरों में ही रहते थे। जैसे दिल्ली में जिसे मैं बोल दूं तो अधिकतर जो तवारीख थे वो लोग दिल्ली में ही रहते थे। फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, अपने इतिहास को कौन लिखेगा, सुल्तान के लिए लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये जो इतिहास था किसके लिए लिखेंगे, सुल्तान के लिए लिखेंगे। अब सुल्तान के लिए क्यों लिखेंगे, ताकि उनसे उनको ढेर सारा इनाम मिल सके। क्या मिल सके उनको, ढेर सारा इनाम मिल सके। थर्ड क्या होगा, थर्ड ये वे क्या करेंगे तवारीख लोग, ये जो शासकों को जो होते हैं बर्थ राइट जिसे मैं बोल दूँ जन्मसिद्ध अधिकार, या फिर अपन बोल दें क्या लिंग भेद, जेंडर, ठीक है ना, तो लिंग भेद यदि मैं बोल दूं पर आधारित जो आदर्श जो समाज होगी उसको व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सलाह देंगे। कौन, तवारीख लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि रजिया सुल्तान वाज द यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर readily today? तो रजिया सुल्तान वाज द यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिकॉज सी वाज द फर्स्ट टू बिकम द रूलर ऑफ सल्तनत। ये ऐसी पहली महिला थी जो कि क्या हुआ, रूल किया, जिसने शासन किया और वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। ऐसी पहली सुल्तान थी रजिया सुल्तान, या रजिया बेगम जिसे कहा जाता था। और ये जो थी मोर कैपेबल थी, मोर क्वालिफाइड थी, किससे, अपने जितने भी उसके भाइयों थे उनसे जो थी वो मोर कैपेबल थी, वो अपने बाप की तरह ही बहादुर थी। यदि हम देखें, अब हम बात करते हैं डू यू थिंक वुमेन लीडर आर एक्सेप्टेड, तो यस आई थिंक वुमेन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर readily today because the democracy now the world has become an open minded। ऑब्वियसली बात है, महिलाओं को भी क्या होना चाहिए, आगे प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारा भारत देश भी जो है वो जेंडर इक्वलिटी पे भी क्या करता है, बिलीव करता है, कोई भेदभाव नहीं करता महिलाओं और पुरुषों के बीच में। तो महिलाओं को भी क्या होना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाना चाहिए और उन्हें एज ए लीडर भी अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो रानी दुर्गावती भी हो, इंदिरा गांधी हो, उमा भारती हो। तो ये सब जो थी महान हस्तियों के रूप में भी जाना जाती हैं महिलाएं। और ये कोई आज की बात नहीं हो रही, आप एंशियंट टाइम से भी आप अगर देखेंगे, रानी दुर्गावती देखेंगे, झांसी की रानी देखेंगे, लक्ष्मीबाई देखेंगे, तो ये जो महान ऐतिहासिक जो थी उस टाइम से चला आ रहा है कि महिलाओं में जो थी वो पावर है। तो इसलिए उन्हें भी क्या है, एज ए लीडर जो होना चाहिए, एक्सेप्टेड या बराबरी का बढ़ाने का उनको मौका दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वाई वर द दिल्ली सल्तनत इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट, ठीक है, डज डिफॉरेस्ट ऑकर द सम रीजन टुडे। ये जो दिल्ली सल्तनत में होते थे पहले, जो बढ़ावा देते थे डिफॉरेस्टेशंस को, क्या वही कारण है आज के दिन में भी डिफॉरेस्टेशंस के, तो वो हम इसका आंसर देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया था कि जो गंगा और यमुना के जो दो आपके जो खेत थे, जंगल थे, उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देंगे या खेती में कन्वर्ट कर देंगे। खेती में कन्वर्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि वहाँ से उनको राजस्व मिलेगा, ना ही किसान भूखा रहेगा, ना ही सैनिकों की वेतन जो रहेगा वो कम होगा। तो क्या करेंगे दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत वाले, कि ये जो दो आपके जो जंगल थे उसको कटवाकर वहाँ पर वो किसानों के लिए खेती प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे उनको राजस्व मिलता रहेगा। इसीलिए जो थे दिल्ली के सल्तनत जो थे या दिल्ली के सुल्तान जो थे वो डिफॉरेस्टेशन करना चाहते थे, जंगलों को कटवाना चाहते थे। लेकिन आज के दिनों में क्या, किस कारण की वजह से जंगल कटते हैं, तो आज के दिन में अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन ऑकर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड। क्या हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, रेलवेज का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, हाउसेस बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। ये सारे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगलों का कटाव हो रहा है या पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं या डिफॉरेस्टेशंस हो रहा है। तो अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए ये, तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे ईजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।